हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम समाज सेवा से संबंधित व्यक्तित्व को डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। इसके पहले फेमस पर्सनालिटी ऑफ मध्य प्रदेश के हमने 3 पार्ट डाल चुके हैं। चौथा नंबर का पार्ट है। चौथे पार्ट में हम समाज सेवा से संबंधित व्यक्तित्व को समाज सेवा हो गया कंप्लीट दोस्तों इसके प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम राजनीति से संबंधित व्यक्तित्व को डिस्कस करेंगे। समाज सेवा से संबंधित व्यक्तित्व हो चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन सारा कंप्लीट हो चुका है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करेंगे। तो राजनीति से संबंधित व्यक्तित्व को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन मौलाना बरकतुल्ला की। मौलाना बरकतुल्ला, इनका पूरा नाम अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला था दोस्तों, है ना। मोहम्मद बरकतुल्ला भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता थे। कौन थे ये? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता थे। क्रांतिकारी और गदर पार्टी के नेता भी थे। गदर पार्टी के संस्थापक भी थे। गदर पार्टी 1913 में गदर पार्टी के सदस्य रहे हैं ये, है ना। गदर पार्टी के नेता थे, सदस्य थे, याद रखना है ना। तो गदर पार्टी के नेता और सदस्य थे। गदर पार्टी कब बनी थी? 1913 में। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य थे, हम बोल सकते हैं गदर पार्टी के नेता थे, है ना। बरकतुल्ला का जन्म भोपाल में हुआ था। डायरेक्ट पूछा जाता है बरकतुल्ला का जन्म कहां हुआ था? भोपाल में, है ना। बरकतुल्ला का जन्म भोपाल में हुआ था। अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, अफगानिस्तान, जापान और मलाया में भारतीयों के बीच उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध बगावत की चिंगारी भरी थी और विश्व के बड़े नेताओं से हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई के लिए मदद मांगी थी दोस्तों। इन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए मदद मांगी थी, है ना। भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में इनका अग्निमय भाषण और क्रांतिकारी लेखन के साथ जाने जाते थे ये। और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जीवित नहीं रहे ये, यानी भारत में स्वतंत्रता दिलाने के लिए उसके पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने को इतना याद रखना है ना। तो बस, तो भोपाल में इनके ही नाम पर 1998 में भोपाल विश्वविद्यालय, यानी भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम, भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय रख दिया गया है। तो अपने को ज्यादा जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं, ज्यादा जानकारी रहती है तो कम जानकारी पता रहती है। तो मौलाना बरकतुल्ला का जन्म पूछेगा भोपाल में। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1913 में बनी थी गदर पार्टी। बात करेंगे अगला, कैलाश नाथ काटजू दोस्तों। कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, है ना। 1957 से लेकर 62 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे पदस्थ रह चुके हैं ये। कैलाश नाथ काटजू बहुमुखी प्रतिभा और धनी थे। इनकी कई पुस्तकें रचना भी है, कुछ इंपॉर्टेंट वाली, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका विशेष योगदान था। इनका जन्म कहां हुआ था? रतलाम में हुआ था। जावरा रियासत तत्कालीन इंदौर रतलाम में हुआ था, याद रखना है। कैलाश नाथ काटजू का, कैलाश नाथ काटजू का जन्म रतलाम, उस टाइम पे जावरा रियासत तत्कालीन इंदौर के अंतर्गत आती थी, तो रतलाम में हुआ था। 1957 से लेकर 62 तक, 1957 से लेकर 62 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और 1955-56 में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं कैलाश नाथ काटजू। इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों रहे हैं? तो वो कैलाश नाथ काटजू है, याद रखना है। कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू राजनीति से संबंधित इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं अपने मध्य प्रदेश से, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। बात करेंगे अपन अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आपको यही मैं बोल के बता देता हूं, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1994 को, तारीख याद रखना है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म, है ना। इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त, इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को दोस्तों। इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को, ये याद रखना है। उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है? तो इन्हें 2015 में भारत रत्न मिला है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें 2015 में, कब मिला है? 2015 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला है 1994 में। इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला है 1994 को। पद्म विभूषण भी मिला है 1992 को। पद्म विभूषण भी मिला है 1992 को। और 11 बार सांसद सदस्य बन चुके हैं। 11 बार सांसद सदस्य बन चुके हैं। 11 बार सांसद सदस्य बन चुके हैं। और इनकी पहली बार संसदीय सीट कहां से थी? क्वेश्चन आता है। जब ये सांसद बने थे तो इनकी पहली बार संसदीय सीट कहां से थी? तो इनकी पहली बार संसदीय सीट बलराम उत्तर प्रदेश, सबसे पहले यहां से चुनाव लड़ा था इनने। क्वेश्चन आता है कि प्रथम बार संसदीय सीट बरकतुल्ला, यानी
क्या बोल दिया मैं भी, प्रथम बार संसदीय सीट बलरामपुर, पर प्रथम बार संसदीय सीट बलरामपुर 1957 की बात है। 1957 में जीती थी। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पहली संसदीय सीट कहां से जीती थी? बलरामपुर उत्तर प्रदेश 1957 में जीती थी। इनकी मासिक पत्रिका रही है राष्ट्रधर्म, इंपॉर्टेंट है, इनकी एक मासिक पत्रिका रही है जिसका नाम था क्या? राष्ट्रधर्म। राष्ट्रधर्म रही है दोस्तों, 1946 में संपादक करे थे इन्होंने। और इसके अलावा दैनिक स्वदेश भी इनकी है, 1950 में निकाले थे इन्होंने दैनिक स्वदेश। और बस ये इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए 1996 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने दोस्तों, ये है ना। भारत के 10वें प्रधानमंत्री पहली बार बनते हैं ये, उसके बाद 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं, पूरा टर्म पूरा करते हैं, है ना। भारत के, है ना, तो पहले 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं 1998 से 2004 तक के, 1998 से लेकर 2004 तक के। और 25 दिसंबर को इनका जो जन्म दिवस होता है, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। और जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, है ना, 1999, उस टाइम पर प्रधानमंत्री यही थे, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। लोकप्रिय पुस्तकें इनकी कौन सी है? मेरी 51 कविता पूछी जा सकती है, किसकी है? ऐसी पूछी जाती है, मेरी 51 कविता किस प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है, ये किसकी पुस्तक है? तो मेरी 51 कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, याद रखना, मेरी 51 कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की है ना। और एक क्षमा याचना भी इनकी पुस्तक है, क्षमा याचना इनकी रचना है, एक क्षमा याचना। और कौन कौरव कौन पांडव, कौन कौरव कौन पांडव भी इनकी रचना है। इतनी सारी याद रखना है। 2015 में इन्हें भारत रत्न मिला है, 2015 में इन्हें भारत रत्न मिला है, इतना याद रखना है। तो क्या याद रख सकते हैं अपन? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सुन लीजिए, एक और बार बोल के बता देता हूं मैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इतना याद रखें, है ना। ये भारत के प्रधानमंत्री थे, हिंदी कवि, पत्रकार एवं प्रख्यात वक्ता भी रहे हैं, बहुत फेमस वक्ता भी थे, बहुत अच्छा बोलते थे, है ना। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक थे। जो भारतीय जनसंघ बना था दोस्तों, उसके संस्थापक में से एक थे। और 1968 से लेकर 1973 तक के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। इतना याद रखना है इनसे बस, है ना। जन्म पूछा जाता है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में, इन्हीं के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। बात करते हैं अपन उमा भारती की। तो उमा भारती का जन्म हुआ था टिक्कमगढ़ में, पूछा जाता है। उमा भारती भारतीय राजनेता और भारत की जल संसाधन और नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री रह चुकी है ना। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री रह चुकी है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। और ग्वालियर की महारानी विजयराजे सिंधिया ने इन्हें उभारा था, यानी ऊपर उठाया था, राजनीति में लाया था, उभारा था, है ना। और ये इन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। राम जन्मभूमि आंदोलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, 2003 में बनी थी, याद रखना है। इनकी प्रमुख पुस्तकें स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड, स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड इनकी पुस्तकें। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, टीकमगढ़ में हुआ था जन्म। इतनी चीजें याद रखें जो बताया था। शंकर दयाल शर्मा जी की बात करेंगे अपन। शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था भोपाल में। 1952 से लेकर 56 तक के भोपाल राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। ये देखो, भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे और भोपाल स्टेट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उसके पहले भोपाल राज्य था, तो भोपाल राज्य में 1952 से लेकर 1956 तक, 1952 से लेकर 1956 तक के भोपाल राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा, इतना याद रखना है ना। और भारत के 90 राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के 90 राष्ट्रपति रहे हैं। देखो 1992 से 1997 तक के। और 8वें उपराष्ट्रपति थे, 8वें उपराष्ट्रपति थे 1987 से लेकर 1992 तक के, है ना, 1992। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और 90 राष्ट्रपति थे। तो भारत के 8वें उपराष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो 1987 से लेकर 1992 तक के, और फिर 1992 से लेकर 1997 तक के ये भारत के 90 राष्ट्रपति रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इतनी चीजें याद रखना है शंकर दयाल शर्मा जी से। शंकर दयाल शर्मा भारत के 90 राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल मैंने बता दिया कब से कब तक था, 92 से लेकर 97 तक के कार्यकाल पूछा जा सकता है, 92 से लेकर 97 तक के। और भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे, और भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बोल सकते हैं अपन इनको, भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री। और ये भी बोल सकते हैं कि 1952 से लेकर 1956 तक भोपाल राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री यही थे, है ना, जब भोपाल स्टेट हुआ करता था।
तो इतना समझ में आ गया। अगला बात करेंगे सुंदरलाल पटवा की। तो सुंदरलाल पटवा एक भारतीय राजनेता थे दोस्तों, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जन्म हुआ था कहां पे? मंदसौर में, है ना। 1990 से लेकर 92 तक के मुख्यमंत्री, 1 बार रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखना है। ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, संस्थापकों में से एक थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं ये भी, यानी उसमें जुड़े हुए थे भारतीय जनसंघ में। और 1917 में पद्म विभूषण अर्जित किया इन्होंने, पद्म विभूषण मिला 1917 में, और इनकी 2017 में ही मृत्यु हो गई। इतना याद रखना है। सुंदरलाल पटवा मंदसौर में हुआ था जन्म, है ना। सुंदरलाल पटवा मंदसौर में हुआ था जन्म, है ना, मंदसौर में। तो याद रखना है। तो ये समझ में आ गया, भारत मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, इतना याद रखना है। विजय राजे सिंधिया की बात करेंगे अपन, विजय राजे सिंधिया। तो विजय राजे सिंधिया का जन्म सागर जिले में हुआ था दोस्तों। एक राणा परिवार के ठाकुर महेंद्र सिंह के यहाँ हुआ था। राणा परिवार के ठाकुर महेंद्र सिंह के यहाँ हुआ था। इनका जन्म सागर में हुआ था, पूछा जा सकता है ना। और इनके पिता यानी ये इनके बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है। विजय राजे सिंधिया के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम लेखा देवेश्वरी देवी, लेखा देवेश्वरी देवी इनका नाम था दोस्तों। लेखा देवेश्वरी देवी, है ना, देवी। इन्हें देवी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है इनको, देवी। विजय राजे सिंधिया, देवी किसको कहते थे? ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, है ना। तो इतना याद रखना है। तो बस इनका जन्म कहाँ हुआ था? सागर में, इतना याद रखें। इनका मूल नाम लेखा देवेश्वरी देवी, मैंने बताया ना, लेखा देवेश्वरी देवी अब भी बताया। मैट्रिक पास करने वाली पहली नेपाली महिला थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक यानी पहले जमाने में 12वीं को मैट्रिक कहते थे, यानी मैट्रिक होता था आखिरी पढ़ाई, उसके बाद कॉलेज में जाते थे। तो मैट्रिक पास करने वाली पहली नेपाली महिला थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, है ना। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो बस इतना याद रखना है। इनके पति का नाम क्या था? जीवाजी राव सिंधिया। इनके पति का नाम जीवाजी राव सिंधिया था। जीवाजी राव सिंधिया के साथ शादी होती है इनकी, है ना। तो मैट्रिक पास करने वाली पहली नेपाली महिला थी। इनका विवाह जीवाजी राव सिंधिया के साथ हुआ था, इतना याद रखें। जन्म पूछा जा सकता है, इतना याद रखें बस, है ना। इतनी काम की जानकारी है। उसके अलावा इतिहास में तो अपन पढ़ेंगे। अर्जुन सिंह की बात करते हैं। अर्जुन सिंह का जन्म हुआ था सीधी में, याद रखना है। अर्जुन सिंह एक भारतीय राजनेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1994 यानी भोपाल गैस त्रासदी के समय मिथेल आइसोसाइनाइड गैस जो रिसाव हुआ था, उस टाइम पे जो भोपाल में जो बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई थी दोस्तों, उस टाइम पे मुख्यमंत्री यही थे, अर्जुन सिंह। और वो कौन थे पूछेगा? क्या नाम है? राज्यपाल। तो के एम चांडी राज्यपाल थे और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे भोपाल गैस त्रासदी के समय। इनका विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर रहा है, याद रखना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चुरहट सीधी में हुआ था इनका जन्म। चुरहट सीधी, 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। चुरहट सीधी से लड़ते थे और नरसिंहपुर से भी लड़ते थे। तो इनका विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर था। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मुख्यमंत्री यही थे, याद रखना है। फूलन देवी एक डाकू थी जो बाद में अच्छा काम करी, है ना। तो बाद में आत्मसमर्पण कर दी थी, एक डाकू थी, महिला डाकू थी। तो फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। भोपाल गैस त्रासदी के समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, इतना याद रखना है। 2 चीज जन्म याद रख लो, सीधी। बाबूलाल गौर की बात करते हैं। बाबूलाल गौर का जन्म हुआ था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, है ना। बाबूलाल गौर का जन्म हुआ था बाबूलाल गौर भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे। वो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल गौर। इनका जन्म हुआ था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, है ना। बाबूलाल गौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, है ना, 1946 से। और उसके बाद राजनीति में आए, दिल्ली पंजाब आदि राज्यों में शामिल होकर सत्याग्रहों में भी भाग लिया था। और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़े और राजनीति में उतरे। और बाबूलाल गौर का जन्म हुआ था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर मंत्री के नाम से प्रसिद्ध थे ये, भोपाल में बुलडोजर मंत्री के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी मृत्यु 2019 में हुई है, याद रखना है, अभी है ना। तो बाबूलाल गौर का जन्म पूछा जा सकता है ना। बुलडोजर मंत्री किसे कहा जाता है? एक बार पीईबी में पूछा था क्वेश्चन। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। सुमित्रा महाजन की बात करते हैं दोस्तों। सुमित्रा महाजन की बात कर लेते हैं अपन। सुमित्रा महाजन की बात करते हैं अब। सुमित्रा महाजन भारतीय राजनेता और भारत की 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। भारत की जो 16वीं लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही है, याद रखना है। 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही है। इनका लोकसभा क्षेत्र इंदौर निर्वाचन क्षेत्र था। इनका इंदौर लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र था, है ना। और भारतीय जनता पार्टी की 16वीं लोकसभा की सांसद रही है। तो इनकी सांसद कहां से थी? इनका लोकसभा क्षेत्र कहां से था? सांसद कहां से थी? तो इंदौर से थी, याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और इंदौर से लोकसभा सांसद थी। ताई के नाम से मशहूर, इंदौर में ताई के नाम से मशहूर थी, याद रखना है।
पूछा जा सकता है ताई किसे कहा जाता था, सुमित्रा महाजन को। भारत की दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर थी, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, ये आप लोग सर्च मार के पढ़ लेना या कमेंट करके बताना। तो ये भारत की दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर थी, लोकसभा स्पीकर का मतलब अध्यक्ष थी, तो है ना। तो सुमित्रा महाजन का जन्म हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र में, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। इन्हें ताई के नाम से जाना जाता था और इनका सांसदीय लोकसभा क्षेत्र इंदौर था, याद रखना है। इंदौर में ताई के नाम से जाना जाता था, इतना याद रखना है। बात करते हैं जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह दोस्तों सीधी जिले, सीधी सिंगरौली तरफ हुआ था इनका जन्म, यानी सीधी सिंगरौली में हुआ था। तो सीधी लिख के देता है कि सीधी से अलग हुआ ना सिंगरौली, है ना। तो जगन्नाथ सिंह का जन्म हुआ था सिंगरौली में, याद रखें, सिंगरौली में। भाजपा पार्टी में मध्य प्रदेश के विधायक और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। ये भाजपा पार्टी में मध्य प्रदेश से विधायक रहे हैं, है ना, विधायक रहे हैं और राज्यसभा सदस्य रहे हैं जगन्नाथ सिंह। सिंगरौली में हुआ था जन्म। तो जगन्नाथ सिंह भारत की 9वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे दोस्तों, है ना। भारत की 9वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। मध्य प्रदेश के सीधी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, सीधी से विधायक थे ये, सीधी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य थे। ये 4 बार विधायक, 2 बार सीधी निर्वाचन क्षेत्र से बन चुके हैं। 4 बार विधायक रहे हैं और 2 बार सीधी निर्वाचन क्षेत्र से, 2 बार अलग से लोकसभा सदस्य और कई बार राज्यसभा सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया है ना, राज्यसभा सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इतना याद रखना है, राजनीति से संबंधित है। जगन्नाथ सिंह राजनीति से संबंधित है, सिंगरौली में हुआ था जन्म। बात करेंगे अगला अनिल माधव दावे की। अनिल माधव दावे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे और भारत सरकार में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री रह चुके हैं, है ना। इनका जन्म हुआ था उज्जैन में, इनका जन्म उज्जैन के बड़नगर में हुआ था, इनके पिता माधव दुबे थे और माता पुष्पा देवी थी। क्या बता रहा हूं मैं भी, काम की चीज इतनी है। अनिल माधव दुबे का जन्म हुआ था उज्जैन के बड़नगर में। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और पूर्व पर्यावरण केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भारत सरकार में, भारत के बोल रहा हूं केंद्रीय, यानी भारत के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री रह चुके हैं, याद रखना है। राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। अनिल माधव दावे कौन थे पूछेगा तो राजनीति से संबंधित है, ये देख सकते हैं आप यहां से, है ना। राज्यसभा सदस्य रहे, पर्यावरण मंत्री रहे। श्रीनिवास तिवारी की बात करेंगे। श्रीनिवास तिवारी का जन्म हुआ था रीवा में। श्रीनिवास तिवारी कौन थे, तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये विधानसभा में रहे हैं मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता में से एक थे। रीवा जिले से अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र थे, रीवा से विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, रीवा में हुआ था जन्म, है ना। और भारतीय राजनीति में व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर थे दोस्तों। ये भारतीय राजनीति में व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर श्रीनिवास तिवारी का जन्म हुआ था इंदौर में। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे और भारतीय राजनीति में व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर थे। किसके नाम से? व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना। श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर थे। अब बात करते हैं, इतने समझ में आया, राजनीति से संबंधित व्यक्ति हैं, इनके बारे में काम की जानकारी मैंने आपको दे चुका हूं। अब बात करेंगे अपन भीमराव अंबेडकर जी की। भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनका पूरा नाम आता है क्वेश्चन, BR अंबेडकर होता है ना इनका नाम, अंबेडकर। तो BR से क्या मतलब है, तो B से होता है भीमराव, R से होता है रामजी। भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। B से है भीमराव, R से है रामजी और A से है यानी अंबेडकर। तो इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुत लोकप्रिय और विधेयवक्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और समाज सुधारक थे दोस्तों, समाज सुधारक थे। और इन्हें दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था। अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। जो अछूत जाति के लोग होते थे, अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों को और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया है। सबसे ज्यादा किसानों का, श्रमिकों का और महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को जितने भी अधिकार अभी तक मिले हैं, जितने भी अधिकार इनके बिना अधूरे थे, तो इन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा है।
जो कानून बनाए और जो सब चीज़ इन्होंने बनाया, तो महिलाओं को अधिकार दिलाने का सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा है। इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू में हुआ था। कहां पे हुआ था? इंदौर के महू में हुआ था, और महू का ही नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया, याद रखना है ना। तो बी.आर. अम्बेडकर का जन्म तारीख याद रखना है पूरा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल तो सबको याद रहती है, अम्बेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल 1891, ये याद रखना है। 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू में हुआ था बी.आर. अम्बेडकर का जन्म, है ना। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत मिला है, याद रखना है, कब मिला है? 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी दोस्तों, तथा इनकी समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई में है। इनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, चैत्य भूमि। इनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि, इंपॉर्टेंट है। 1956 में इनकी मृत्यु होती है, और इनकी समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि मुंबई में है, याद रखना है। इसके अलावा इनके प्रमुख संगठन में अपन बोलेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इनका एक प्रमुख संगठन बनाए थे इन्होंने, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। समता सैनिक दल किसका है? तो बी.आर. अम्बेडकर का है ना। डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी भी किसका संगठन है? डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी किसका संगठन है? भीमराव अम्बेडकर का है। द बाबे शेड्यूल्ड कस्टम किसका संगठन है? तो ये भीमराव अम्बेडकर जी का है, द बाबे शेड्यूल्ड कस्टम। अगला है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसका संगठन है? भीमराव अम्बेडकर जी का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी किसका था? भीमराव अम्बेडकर जी का था। भारतीय बौद्ध महासभा किसने शुरू किया था? किसका संगठन था? भारतीय बौद्ध महासभा प्रमुख संगठन रहा है बी.आर. अम्बेडकर जी का। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसकी संगठन है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए थे इन्होंने, एक पार्टी बनाए थे, संगठन बनाए थे, जो बी.आर. अम्बेडकर जी का, याद रखना है। तो ये पूरे संगठनों को आपको याद रखना है, एग्जाम में कोई भी पूछे जा सकते हैं, तो पूरे एक दो बार लिख के देखिए और याद रख लीजिए, याद हो जाएंगे। इनकी प्रमुख पुस्तक में बात करेंगे अपन, मूल नायक इनकी प्रमुख पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? मूल नायक। रुपए की समस्या इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक है एक, रुपए की समस्या। बहिष्कृत भारत पूछी जा सकती है, बहिष्कृत भारत किसकी पुस्तक है? इनकी है। जाति विच्छेद किसने लिखे हैं? पुस्तक है एक, तो किसने लिखे हैं? बी.आर. अम्बेडकर जी ने। संघ बनाम स्वतंत्रता नामक पुस्तक किसकी है? तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी की है। पाकिस्तान पर विचार एक पुस्तक लिखे इन्होंने, पाकिस्तान के ऊपर विचार करे और उसके बारे में एक पुस्तक लिखे, तो ये इनकी पुस्तक है। तो इनकी पुस्तक है मूल नायक इंपॉर्टेंट है, रुपए की समस्या, बहिष्कृत भारत, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता और पाकिस्तान पर विचार, ये सब इनकी पुस्तकें हैं बी.आर. अम्बेडकर जी की। बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था इंदौर के महू में, याद रखें। कब क्या मिला ये देख लेना, चैत्य भूमि किसको बोली और ये संगठन। बाकी और इनसे क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बोल के बता दिया, है ना। इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी, और यहाँ चैत्य भूमि समाधि यहाँ पे बनी हुई है। बी.आर. अम्बेडकर जी से इतना ही। बात करेंगे अपन अन्य व्यक्ति, डिस्कस कर लेते हैं किससे रिलेटेड, अपने मध्य प्रदेश के अन्य व्यक्ति। सबसे पहले बात करते हैं अनिल काकोरकर। अनिल काकोरकर कौन थे पूछेगा दोस्तों, अनिल काकोरकर कौन थे? तो ये एक भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं, है ना, भारतीय वैज्ञानिक थे। तो इनका जन्म हुआ था बड़वानी, इनका जन्म हुआ था बड़वानी में। अनिल काकोडकर भी लिखा रहता है इंग्लिश में, ऐसा के काकोडकर, है ना, अनिल काकोडकर का जन्म हुआ था बड़वानी में। अनिल काकोडकर एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी और यांत्रिकी अभियंता थे, यानी इंजीनियर थे, यांत्रिक अभियंता थे दोस्तों। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, और भारत सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी थे। यानी भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव थे दोस्तों, है ना, इतना याद रखना है ना। और इन्होंने वहां पे भी काम किया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक भी रहे हैं, ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक भी रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक भी बने हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक भी बने हैं। तो अनिल काकोडकर का जन्म हुआ था बड़वानी में, और 2000 में इन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे। 2000 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे, इंपॉर्टेंट है ना। और इन्हें विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष या विज्ञान पुरुष पूछा जा सकता है। विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? अनिल काकोडकर को याद रखना है।
विज्ञान पुरुष किसे कहा जाएगा, ऐसा पूछेगा अनिल काकोडकर को, है ना। वैज्ञानिक थे, पूछेगा कौन थे, अनिल काकोडकर कौन थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। नरेंद्र करमारकर का जन्म हुआ था कहाँ पे, नरेंद्र करमारकर का जन्म हुआ था कहाँ पे, ग्वालियर में। नरेंद्र करमारकर का जन्म हुआ था ग्वालियर में। नरेंद्र करमाकर भारत के गणितज्ञ हैं, कौन थे, भारत के गणितज्ञ थे, पूछा जा सकता है कौन थे, नरेंद्र करमाकर कौन थे, कौन है या कौन थे, तो भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्होंने एक विधि विकसित की थी दोस्तों, इन्होंने एक विधि विकसित की थी करमरमर कलन विधि विकसित की थी इन्होंने। क्या, करमरमर कलन विधि, एक विधि विकसित करी थी, एक विधि का आविष्कार किया था जिसका नाम था करमरमर कलन विधि विकसित की थी, है ना। क्वेश्चन आ सकता है, तो इतना याद रखना है, नरेंद्र करमारकर भारत के गणितज्ञ और उन्होंने करमारकर कलन विधि विकसित की थी, करमारकर कलन विधि विकसित की थी, भारत के गणितज्ञ थे, ग्वालियर में हुआ था जन्म, ये इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे रघुराम राजन की दोस्तों, तो रघुराम राजन एक भारतीय अर्थशास्त्री और शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस विश्वविद्यालय में कैथरीन के प्रोफेसर भी रहे हैं, है ना। वहाँ पे जो शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं। 2003 से लेकर 2006 के बीच यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री और शोध निर्देशक भी थे। जो IMF है, IMF है ना, IMF 2003 से लेकर 6 तक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री और शोध निर्देशक भी थे, और 2013 से लेकर 16 तक के भारत के RBI के 23वें गवर्नर थे, RBI के 23वें गवर्नर रहे हैं, RBI के 23वें गवर्नर रहे हैं 2013 से लेकर 2016 तक के। RBI के 23वें गवर्नर थे, पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, भोपाल में। रघुराम राजन RBI के 23वें गवर्नर थे, इनका जन्म हुआ था भोपाल में, RBI के 23वें गवर्नर थे, ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया। आगे बात करेंगे जगदीश शरण वर्मा की, तो जगदीश शरण वर्मा दोस्तों यह एक भारतीय न्यायविद थे। न्यायविद का मतलब जज, है ना, जज थे, तो जज थे, तो इनसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो जज थे। तो क्या नाम था, जगदीश शरण शर्मा का जन्म हुआ था सतना में, इंपॉर्टेंट है ना। और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 1985 से लेकर 86 तक, और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं 1997 से लेकर 1998 तक के। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और नहीं, भारत के न्यायाधीश, सॉरी, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और भारत के मुख्य, नहीं आया समझ क्या, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे 1985 से 86 तक, और भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 1997 से लेके 1990, है ना। तो ये भारत के 27वें नंबर के, कौन से नंबर के, भारत के 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, भारत के 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो, है ना, तो याद रखना है, भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है इन्होंने, और ये 1993 से लेकर 1999 यानी 1999 से लेकर 2003 तक के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जगदीश शरण वर्मा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये भारत के 27वें भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 2012 में, जो 2012 में दोस्तों, 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार मामले के आपराधिक कानून संशोधन पर न्यायमूर्ति वर्मा रिपोर्ट की अध्यक्षता की थी। जो दिल्ली में एक सामूहिक बलात्कार मामला हुआ था दोस्तों, तो उसमें भी इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, और उसकी समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता इन्होंने की थी, है ना। इतना याद रखें बस। तो इससे अपने को मध्य प्रदेश के थे। तो जगदीश शरण वर्मा का पूछा जा सकता है, जगदीश शरण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, सतना में। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश तो रही हैं ये ना 85 से 86 तक, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 1997 से 1998 तक 27वें नंबर के। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी थे और मुख्य न्यायाधीश भी थे भारत के, इतना याद रखना है। बात करेंगे रमेश चंद्र लोहांटी की, तो रमेश चंद्र लोहांटी, है ना, क्या नाम है इनका, रमेश चंद्र लोहांटी का जन्म हुआ था गुना में, याद रखना है। और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 2004 से लेकर 2005 तक के, है ना। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, ये 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, 35वें मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश भी रहे हैं,
यानी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के थे, 35वें नंबर के, और उसके अलावा न्यायाधीश भी बने थे, तो इतना याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। क्या नाम है इनका, रमेश चंद्र लोहांटी, गुना जिले में हुआ था जन्म, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 35वें नंबर के। कौन से नंबर के, 35वें नंबर के, इतना याद रखें। दो नाम याद रखना है, जगदीश शरण वर्मा सतना और रमेश चंद्र लोहांटी गुना। बात करेंगे सुशील दोषी की। सुशील दोषी कौन थे, तो सुशील दोषी हिंदी में क्रिकेटर, यानी हम बोल सकते हैं ये कौन थे, तो सुशील दोषी कमेंटेटर थे, प्रसिद्ध हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर थे। यानी सुशील दोषी हिंदी में क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए प्रसिद्ध थे, आंखों देखा हाल सुनाने वाले एक कमेंटेटर थे। तो इनका जन्म हुआ था इंदौर में, इंपॉर्टेंट है ना। सुशील दोषी कौन थे, तो हिंदी क्रिकेटर कमेंटेटर थे, हिंदी क्रिकेटर कमेंटेटर, कमेंट्री करते हैं ना, हिंदी क्रिकेटर कमेंटेटर थे, इंदौर में हुआ था जन्म सुशील दोषी याद रखना है। नितिन नरेंद्र मेनन, इंपॉर्टेंट नाम है, नितिन नरेंद्र मेनन भारतीय क्रिकेटर और एम्पायर थे दोस्तों, ये है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट एम्पायर थे, भारतीय क्रिकेटर भी रहे हैं और एम्पायर भी रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट एम्पायर थे। इनका जन्म भी हुआ था इंदौर में, तो क्या नाम है, नितिन नरेंद्र मेनन का जन्म हुआ था इंदौर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट एम्पायर थे, पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट एम्पायर थे, याद रखना है, क्रिकेटर और एम्पायर दोनों थे। नितिन नरेंद्र मेनन का जन्म हुआ था इंदौर में, इतना याद रखना है। आनंद जादूगर की बात करते हैं, आनंद जादूगर का जन्म हुआ था जबलपुर में। आनंद जादूगर के नाम से मशहूर, इनका पूरा नाम क्या था, नहीं, आनंद जादूगर के नाम से मशहूर श्री आनंद अवस्थी, आनंद अवस्थी नाम था दोस्तों इनका नाम क्या था, आनंद अवस्थी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उन्होंने 7 साल छोटी उम्र से ही जादू सीखना शुरू कर दिया था और सीखते बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और बहुत फेमस बन गई है। आनंद जादूगर का जन्म हुआ था जबलपुर में, याद रखना है, इनका ओरिजिनल नाम था आनंद अवस्थी। भगवंत रावत का जन्म हुआ था टीकमगढ़ में। इनकी प्रसिद्ध कविता है देश एक राग है, तो क्या नाम है इनका, भगवंत रावत कौन थे, तो एक प्रगतिशील कवि और निबंध लेखक थे, इनका जन्म हुआ था टीकमगढ़ में। इनकी प्रसिद्ध कविता थी देश एक राग है, पूछा जा सकता है दादा, है ना, टीकमगढ़ में जन्म हुआ था, देश एक राग है, किसकी कविता है, भगवंत रावत की। भगवंत रावत कौन थे, मैंने बता दिया, कवि और निबंध लेखक थे, है ना। भगवत रावत मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष और वसुधा पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, ये, है ना, बाद में वसुधा पत्रिका के संपादक बाद में बने थे, है ना। अगला बात करेंगे अपन हकीम सैयद जिल्लुर रहमान एक मशहूर यूनानी चिकित्सक के अनुसंधानकर्ता हैं। कौन थे ये, यूनानी चिकित्सक, है ना। हकीम सैयद जिल्लुर रहमान एक मशहूर यूनानी चिकित्सा के अनुसंधानकर्ता है। इनका योगदान यूनानी इनका योगदान यूनानी वैद्य विधान के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ना। इनका जन्म पूछा जा सकता है भोपाल में हुआ था, प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक थे ये, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था इनका जन्म। इनका नाम है हकीम सैयद जिल्लुर रहमान, यूनानी चिकित्सा के अनुसंधानकर्ता हैं या थे बोल सकते हैं अपन, है ना, तो याद रखना है। आगे बात करते हैं स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, है ना। स्वरूपानंद, इनका नाम था शंकराचार्य स्वामी श्री इनको पूरा नाम बोला जाता था, पूरा नाम नहीं बोलते हैं इनको, यानी ऐसा बोला जाता था उपाधि टाइप का। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु, शंकराचार्य और स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे बता दिया, स्वामी, है ना, बस इतना याद रखना है। तो इनका जन्म हुआ था सिवनी के दीघारी गांव में। सिवनी इंपॉर्टेंट है, सिवनी के दीघारी गांव में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, इसीलिए तो मैंने बताया स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। यह क्रांतिकारी साधु के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं दोस्तों, स्वरूपानंद सरस्वती।
क्रांतिकारी साधु के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। वर्तमान में गुजरात द्वारिका पीठ के शंकराचार्य हैं। वर्तमान में गुजरात द्वारिका पीठ के शंकराचार्य हैं। वर्तमान में गुजरात द्वारिका पीठ के शंकराचार्य हैं, पूछा जा सकता है, इतना याद रखना है। स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म हुआ था कहाँ पे? सिवनी में। ये इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, है ना, पूछा जा सकता है। स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनी में हुआ था। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट रत्नेश पांडे की। रत्नेश पांडे का जन्म हुआ था सतना में। मध्य प्रदेश के पर्वतारोही और मोटर स्टार्टर हैं। मोटर स्टार्टर, पर्वतारोही और मोटर स्टार्टर हैं दोस्तों ये, है ना। रत्नेश पांडे ने 2016 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर राष्ट्रगान जनगण मन गाया था दोस्तों। राष्ट्रगान जनगण मन गाया था। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, रत्नेश पांडे कौन थे? तो इनका जन्म हुआ था सतना में और ये भारतीय पर्वतारोही हैं। भारतीय पर्वतारोही हैं। कई सारे पर्वतों पे इन्होंने फतेह हासिल करी है। इतना सारी चीजें याद रखना है जो मैंने बताया। आगे बात करेंगे भावना डहरिया की। भावना डहरिया छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में हुआ था जन्म इनका, है ना। और ये भी प्रमुख पर्वतारोही हैं और भारत के और विश्व के कई पर्वतों पर इन्होंने चढ़ाई करी है और फतेह हासिल किया है और वहां पे अपना तिरंगा का परचम भी लहराया है। तो भावना डहरिया पूछा जा सकता है, छिंदवाड़ा के तामिया की है, पर्वतारोही है। पूछा जा सकता है कौन है ये? पर्वतारोही। डॉक्टर भक्ति यादव की बात करते हैं। डॉक्टर भक्ति यादव भारत की एक समाज सेवी चिकित्सक थी। इंदौर के महितपुर में हुआ था जन्म इनका, है ना। यह इंदौर की पहली MBBS महिला थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यह इंदौर की पहली MBBS महिला, है ना। डॉक्टर भक्ति यादव इंदौर की पहली MBBS महिला रही हैं ये, है ना। इन्हें पद्म श्री भी मिला है दोस्तों। अधिक उम्र होने की वजह से डॉक्टर ने, बस तो ये इतना याद रखना है इनसे, है ना। डॉक्टर भक्ति यादव भारत की एक समाज सेवी चिकित्सा थी, है ना। और इनसे क्या, इंदौर की पहली MBBS महिला थी। महितपुर इंदौर में हुआ था डॉक्टर भक्ति यादव का जन्म। बात करेंगे प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे का जन्म हुआ था नरसिंहपुर में। कौन थे ये? तो श्यामाचरण दुबे भारतीय समाज शास्त्री एवं साहित्यकार थे। यह प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री यानी समाज शास्त्री रहे हैं जिन्होंने गोंड जनजाति का सामाजिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन किया था। इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर श्यामचरण दुबे कौन थे? नरसिंहपुर में हुआ था जन्म। समाज शास्त्री और साहित्यकार थे, इतना याद रखना है। समाज शास्त्री और साहित्यकार थे। बात करेंगे सुभदा भोसले गायकवाड़ की। भोसले गायकवाड़ का जन्म हुआ था ग्वालियर में। सुभद्रा भोसले गायकवाड़ भारत में सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर थी। सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर रही हैं, ये याद रखना है ना। तो समझ में आ गया। सुभदा भोसले गायकवाड़ का जन्म हुआ था ग्वालियर में दोस्तों, लेकिन झाबुआ कर्मस्थली बन गई थी, झाबुआ तरफ रहती थी। जन्म ग्वालियर में हुआ था, झाबुआ तरफ रहती थी। तो झाबुआ की सुभदा भोसले गायकवाड़ बनी देश की सबसे युवा महिला एम्पायर। देश की सबसे युवा महिला एम्पायर और रोशन नाम कर दिया था इन्होंने। तो सुभदा भोसले गायकवाड़ भारत की सबसे कम उम्र की महिला एम्पायर थी। पूछा जा सकता है कौन थी? सुभदा भोसले गायकवाड़। झाबुआ की सुभदा झाबुआ तरफ रहती थी, झाबुआ तरफ की थी, जन्म यहाँ हुआ था ना। तो इतना याद रखना है। तो इतने व्यक्ति थे मैंने बताया। अन्य व्यक्ति में इनको कौन थे, क्या थे, ऐसे थोड़ा सा बहुत जानकारी होना जरूरी है। धार्मिक व्यक्ति की बात करेंगे तो धार्मिक व्यक्ति में आता है स्वामी केशवानंद जी, जिन्हें दादा धुनीवाले के नाम से जाना जाता है। दादा धुनीवाले महाराज के नाम से जाना जाता है केशवानंद जी। तो देखो इनसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो
है ना। धुनी वाले दादा, इनका नाम था धुनी वाले दादाजी या दादाजी दरबार भी बोलते हैं, दादाजी धुनी वाले, है ना। भारत के एक महान संतों में की जाती है इनकी गिनती, भारत के एक महान संतों में की जाती है। दादा धुनी वाले का अपने भक्तों के बीच या भक्तों के बीच का स्थान वही रहा है, भक्तों के बीच का स्थान वही रहा है जैसे शिरडी वाले बाबा का है। जैसे शिरडी वाले बाबा का जो स्थान है ना, शिरडी वाले साईं बाबा का जो स्थान है अपने भक्तों के बीच, वही स्थान अपने भक्तों के बीच इनका भी माना जाता है ना। और शिरडी के साईं बाबा के स्थान है, इनकी समाधि खंडवा शहर में है। इनकी समाधि कहाँ है? खंडवा शहर में, याद रखना है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं अपन काम काम का क्या है ना। तो फिर भी आपको बोल के बता दिया, दादा धुनी वाले, दादा धुनी वाले, दादा धुनी वाले, दादाजी बोलते हैं या दादा धुनी वाले। स्वामी केशवानंद महाराज एक बहुत बड़े संत थे, लगातार घूमते रहते थे, है ना। प्रतिदिन दादाजी पवित्र अग्नि धुनी के समक्ष है ना होकर बैठते थे और धुनी वाले के नाम से मशहूर थे, इतना याद रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, धुनी वाले दादाजी जिनका प्रारंभिक नाम स्वामी केशवानंद जी था, याद रखना है, पूछा जा सकता है इनका प्रारंभिक नाम क्या था, स्वामी केशवानंद जी था। धुनी वाले दादाजी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के साई खेड़ा में हुआ था, साई खेड़ा में हुआ था। याद रखना है इनकी समाधि खंडवा में, लेकिन इनका जन्म नरसिंहपुर जिले के सवाई खेड़ा, साई खेड़ा है, साई खेड़ा में हुआ था, साई खेड़ा में हुआ था, नरसिंहपुर जिले के साई खेड़ा में हुआ था, याद रखना है। 1930 में दादाजी खंडवा जिला आ गए, 1930 में दादाजी खंडवा जिला आ गए और खंडवा में कई चमत्कार करने के बाद अंत में यहाँ पर समाधि ले ली। कई चमत्कार करने के बाद अंत में यहाँ पर समाधि ले ली, पूछा जा सकता है खंडवा में इनकी समाधि, याद रखना है। धुनी वाले दादाजी का प्रसिद्ध मंदिर खंडवा में है दोस्तों, दादाजी दरबार के नाम से जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ना। तो धुनी वाले दादाजी का प्रसिद्ध मंदिर खंडवा में स्थित है। या प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर मेले का आयोजन भी किया जाता है ना। यहाँ पे प्रतिवर्ष मेले का आयोजन भी किया जाता है, इतना याद रखना है बस, जो बताया आपको समझ में आ गया। महान संत हुए थे, जन्म नरसिंहपुर में साई खेड़ा में हुआ था, लेकिन इनकी समाधि कहाँ है? खंडवा में है। इनके नाम का मेला भी लगता है कहाँ पे? गुरु पूर्णिमा को, खंडवा में, है ना। इनका वास्तविक नाम याद रखना है बस। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक और धार्मिक व्यक्ति एक और याद आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, उनका नाम है ओशो। ओशो, ओशो को तो आप जानते ही होंगे, ओशो से भी क्वेश्चन आया है ना। ओशो, तो ओशो तो कौन थे? ये तो इंडिया, तो कौन थे? तो ओशो भगवान श्री रजनीश भी बोलते थे इनको, भगवान ओशो रजनीश भी बोलते थे। ओशो रजनीश, ओशो रजनीश, भगवान ओशो रजनीश भी बोलते थे, भगवान भी बोला जाता था इनको। ओशो रजनीश या केवल राज रजनीश के नाम से जाने जाते थे। ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाने जाते थे, है ना। भारतीय दार्शनिक, विचारक और धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रेरणा नेता थे, है ना, प्रेरणा नेता थे, है ना। संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवाद रहस्यवादी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में देखा गया है, आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में देखा गया है। तो इनसे क्या क्वेश्चन आएगा? ओशो रजनीश का जन्म कहाँ हुआ था, पूछेगा। ओशो रजनीश का जन्म हुआ था कुचवाड़ा ग्राम नरसिंहपुर में, याद रखना है। कुचवाड़ा ग्राम नरसिंहपुर, कुचवाड़ा ग्राम नरसिंहपुर में हुआ था ओशो रजनीश का जन्म, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कुचवाड़ा ग्राम नरसिंहपुर में हुआ था ओशो रजनीश का जन्म। और ओशो रजनीश का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम, ओशो रजनीश का पूरा नाम था चंद्र मोहन जैन। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ओशो रजनीश का पूरा नाम था चंद्र मोहन जैन। तो क्या क्या बताया मैंने? ओशो रजनीश का जन्म हुआ था नरसिंहपुर के कुचवाड़ा ग्राम में, इनका पूरा नाम था चंद्र मोहन जैन, इतना याद रखें। धर्मगुरु, आध्यात्मिक शिक्षक और बहुत नाम मशहूर था ओशो रजनीश, जिन्हें भगवान ओशो रजनीश भी कहा जाता था। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों, जिसमें हमने क्या रिलेटेड किए, डिस्कस किए, राजनीति से संबंधित व्यक्तित्व को डिस्कस किए, है ना। और उसके अलावा अन्य व्यक्ति डिस्कस किए, धार्मिक व्यक्ति को भी डिस्कस कर लिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश सारा कंप्लीट हो चुका है। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थान पता होना पूछे जाते हैं, MPPSC हो गया चाहे वनडे एग्जाम हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज क्या है, क्या नाम है मेरा? विक्रम खंडेलकर। धन्यवाद।